हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। मैं हूँ आरती छावरी। आज हम एक और नया टॉपिक करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर युद्ध लड़के भी इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को कैप्चर किया है, और धीरे धीरे करके ऐसी बहुत सी पॉलिसीज़ भी रही जिसकी मदद से उन्हें इन टेरिटरीज़ को, इन लैंड्स को कैप्चर करने में बहुत आसानी हुई थी। तो उन्हीं एनेक्सेशन पॉलिसीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में। जैसे मैंने आपको हर वीडियो में यहाँ पे बताया है कि टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसको जानने के लिए आपको PYQs देख लेने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उसमें मुझे यहाँ पर एनेक्सेशन पॉलिसी पे कई प्रश्न दिखे हैं, और इसी वजह से आज हम ये टॉपिक लेने वाले हैं। जैसे कि 2018 का ये जो प्रश्न है, इसमें वेलेस्ले के द्वारा जो पॉलिसी यूज़ की गई थी सब्सिडरी अलायंस की, उसके बारे में क्वेश्चन है। सहायक संधि कहते हैं इसको, सहायक गठबंधन कहते हैं इसको। इसका इस्तेमाल वेलेस्ले ने किया था बहुत से इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके ऊपर अपनी पकड़ बनाने के लिए। तो ये पॉलिसी क्या थी, ये हमें जानना ज़रूरी है। इसी तरह से जब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो द रूलर ऑफ, मतलब इनमें से कौन से स्टेट का रूलर जो है वो मिस गवर्नेंस के आरोप के आधार पर हटा दिया गया, ये भी एक पॉलिसी थी जो कि यहाँ यूज़ की गई थी डलहौसी के द्वारा, कि कोई भी स्टेट का जो राजा है उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाए कि वो ठीक से रूल नहीं कर रहा है, और उसको हटा के उस टेरिटरी को ब्रिटिश रूल के अंडर ले लिया जाए। दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द एनेक्सेशन पॉलिसीज। इवन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एनेक्सेशन ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया है अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ की सहायता से, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तक पेपर में पूछा गया है। तो आपको ब्रिटिश एनेक्सेशन पॉलिसी के ऊपर यहाँ पे कई कई प्रश्न जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जिस समय यूरोप में एम्पायर्स जो हैं वो यहाँ पर क्रम्बल हो रहे थे, उस समय भारत में कोई गवर्नर जनरल है जो अपनी पॉलिसी के चलते, एनेक्सेशन की पॉलिसी के चलते इंडिया में जगह बनाए हुए था। अब ऑब्वियसली वेलेस्ले है वो, क्योंकि वेलेस्ले अपनी सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस की मदद से ये चीज़ कर पाया। तो हम इसी के बारे में आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। ऐसी और भी एनेक्सेशन पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की जो कि उन्होंने 1750, हम कह सकते हैं 7 से लेके 1857 के बीच में यूज़ की हैं। इन सब पॉलिसीज़ पर हम बात करेंगे, एंड उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इट विल बिकम ईजियर फॉर अस। आप सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी, यहाँ पर 11th ऑफ अप्रैल को एक बहुत ही अमेजिंग टेस्ट हो रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। 8 लाख तक के रिवॉर्ड्स हैं जो कि आप यहाँ पर पा सकते हैं। इस टेस्ट को यहाँ पर ज़रूर एनरोल करें। इससे जुड़ी हुई डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चैट बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप यहाँ पर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्राइज़ के अंडर, और अगर आपको ये अवेल करना है तो आप यहाँ पर रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं ARTI1702। मैं भी मिलूंगी आपको क्लासेस में ऑब्वियसली। एंड दीज आर सम ऑफ द बैचेस जो कि यहाँ पर लाइव जा रहे हैं 27 और 28 को टारगेट करते हुए, 29 को भी टारगेट करते हुए, एंड आप इन्हें भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर टेकिंग सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली। इसी के साथ साथ ऑप्शनल कार्निवल यहाँ पर 15th ऑफ जून से ये सारे के सारे ऑप्शनल्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। आप ऑप्शनल के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी को। इसके साथ यहाँ पर अनअकैडमी ऑल इंडिया UPSC CSE प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो है वो भी हो रहा है 5 अप्रैल को। आप इसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं, एंड ये 2 टाइम पर होगा, सुबह 11 बजे भी और शाम 5 बजे भी। मतलब ये बिल्कुल उसी स्टाइल में होता है जिस तरह से आपका UPSC का पेपर होता है। 11 बजे नहीं, माफ़ कीजिए, UPSC का पेपर जैसे आप पहला GS का फिर CSAT का देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मॉक टेस्ट यहाँ पर होगा। इसी के साथ 2 साल के करंट अफेयर्स का पूरा कंप्लीट कंपाइलेशन सब्जेक्ट वाइज
PT 730 के रूप में यहाँ पर अवेलेबल है। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, आप इसको स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके आप यहाँ पर इस पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहले आज जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग की जो एनेक्सेशन की पॉलिसी थी, अपने आप को बरकरार रखने की पॉलिसी थी, उसको रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी कहते हैं। पहले तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि ये क्या है। देखो, जैसे ये आपका खेत है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें आपने खेती की, अपनी फसल उगाई। अब इस फसल को बचाने के लिए आप इसके चारों तरफ इस तरीके से फेंसिंग करते हो, राइट, ऐसे करके फेंसिंग करते हो आप इस तरीके से, ताकि आसपास के जो भी जंगली जानवर हैं वो यहाँ एंटर ना हो पाए। आप इस रीजन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो ऐसे ही फेंसिंग की जाएगी। किसके अराउंड फेंसिंग की जाएगी? मान लीजिए ये रीजन जो है इसके ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके चारों तरफ यहाँ पर कुछ ऐसा फेंसिंग की जाएगी कि इस नर्व सेंटर को प्रोटेक्ट किया जा सके, और उसी पॉलिसी को हम यहाँ पे रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी कह रहे हैं, जो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाई गई। अब ये होगा कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे हैं इस रीजन में, इन एरियाज में नेबरिंग आसपास दूसरे स्टेट्स मौजूद हैं, दूसरे किंगडम्स यहाँ पे मौजूद हैं, और इन किंगडम्स में ऑब्वियसली दूसरे रूलर्स जो हैं वो रूल कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं और ये जो आसपास के किंगडम्स हैं इनमें दूसरे कुछ रूलर्स रूल कर रहे हैं। तो अब इस रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस सेंटर के रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, इन प्रिंसली स्टेट्स को बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बफर स्टेट के रूप में यूज किया जा सकता है। बाहर से आने वाले जो अटैकर्स होंगे, पहले उन्हें इन किंगडम्स का सामना करना पड़ेगा, तब वो ब्रिटिश नर्व सेंटर तक पहुंचेंगे। लेकिन कोई भी किंगडम जो है वो ब्रिटिशर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों लड़ेगा? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पर सेना प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरह से जो नर्व सेंटर है उसके चारों तरफ बफर जोन क्रिएट करना, उस नर्व सेंटर्स तक पहुंचने से पहले इस बफर जोन में अटैकर्स जो है उनको युद्ध लड़ना पड़ेगा, और कोशिश यही होगी कि इसी बफर जोन से उनको पीछे धकेल दिया जाए और ब्रिटिशर्स का जो एरिया है जहां वो रूल कर रहे हैं उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। ये रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी है और इसका इस्तेमाल वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। जैसे मैंने आपको कहा, बफर जोन क्रिएट करना कंपनी की बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें क्या किया जा रहा है, जो भी नेबरिंग बाउंड्रीज हैं, जो भी नेबरिंग यहाँ पर आपके किंगडम्स हैं, उन किंगडम्स की सहायता से हम ये काम करने वाले हैं। मतलब कि हम यहाँ पर आसपास के जो भी स्टेट्स हैं उनको थोड़ा मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, और ये जो स्टेट्स होंगे इनको हम मिलिट्री असिस्टेंस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ के अगेंस्ट? एक्सटर्नल अग्रेशन के अगेंस्ट। मतलब मान लो ये ब्रिटिशर्स यहाँ रूल कर रहे हैं, यहाँ पे नेबरिंग स्टेट है, यहाँ पर हम मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बाहर से जब अटैक होगा तो इसके ऊपर, इस किंगडम पे पहले अटैक होगा, वहाँ पे ब्रिटिशर्स की सेना भी मौजूद होगी जो कि मदद करेगी और यहाँ पे हेल्प होगी। तो ऐसे करके ये ब्रिटिशर्स का एरिया है, और इसके आसपास जितने भी किंगडम्स हैं वहाँ सभी को हम मिलिट्री असिस्टेंस देंगे। इन सभी किंगडम्स को हम यहाँ पे बफर जोन की तरह क्रिएट करेंगे। दिस इज रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी। कंपनी जो थी उसको काफ़ी डेंजर था, अफगान से भी था, मराठास से भी था। तो बंगाल में वो अगर रूल कर रहे हैं, बंगाल वाले एरिया में अगर वो रूल कर रहे हैं, तो अवध को बफर स्टेट बनाने से बंगाल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। दिस इज रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाई गई थी, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ वेलेस्ले आता है जो कि इस्तेमाल करता है सहायक संधि, दैट इज सब्सिडरी अलायंस। मैं आपको सब्सिडरी अलायंस के बारे में कुछ बातें क्लियर कर देती हूँ। सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले ब्रिटिशर्स नहीं लाए थे,
सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले फ्रांसीसी लाए थे। फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स ने इस पॉलिसी को लाया था, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा किंगडम्स के साथ वेलेस्ले ने यूज़ किया है। सब्सिडरी अलायंस, सहायता कर रहे हैं हम, अलायंस बना रहे हैं हम, लेकिन किस चीज़ की सहायता? अब इंडिया में जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जो भी रजवाड़े थे, वो अक्सर यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जो सेना है उससे बहुत ज़्यादा सरप्राइज रहते थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे उनकी सेना की तरफ, क्योंकि उनकी सेना बहुत एडवांस थी, उनके पास बहुत अच्छे वेपन्स थे। और इन्हीं वजह से इंडिया के जो रूलर्स थे, इंडिया के जो स्टेट्स थे, वो हमेशा चाहते थे कि हमारे पास भी ऐसी एडवांस्ड सेना हो जिसके पास ऐसे बेहतरीन वेपन्स हों। इस बात को ब्रिटिशर्स भली भांति समझते थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या किया? ब्रिटिशर्स ने यहाँ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनके सामने एक ऑफर रखा। मान लीजिए आप एक राजा हैं और मैं यहाँ पे वेलेस्ले के रूप में आपके सामने एक ऑफर रख रही हूँ। मैं कहती हूँ कि आपके लिए एक एडवांस्ड सेना की टुकड़ी मैं मेंटेन करूंगी, आपको बस उसके लिए पे करना होगा, दैट इज इट। जब भी मतलब यहाँ पे एक एडवांस सेना की टुकड़ी जिसके पास एडवांस्ड वेपन्स होंगे, सब चीजें होंगी, वो आपके लिए मैं मेंटेन करूंगी, आपको बस पेमेंट करनी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और कंडीशंस भी हैं। आपकी खुद की जो ट्रेडिशनल आर्मी है आप उसको डिसबैंड कर दोगे, आपके किंगडम में हमारे द्वारा मेंटेन की गई आर्मी को ही डिप्यूट किया जाएगा, और तो और आपके दरबार में भी एक ब्रिटिश रेसिडेंट बैठाया जाएगा, एक अंग्रेज ऑफिसर जो है वो आपके दरबार में बैठाया जाएगा। ठीक है, आप अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को तो खुद संभालोगे, लेकिन जो भी फॉरेन अफेयर्स हैं वो हमारे कंट्रोल में होंगे। अब इन बातों को खोलकर समझते हैं। सबसे पहली चीज, वेलेस्ले ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में ब्रिटिशर्स की सेना हो, ताकि अगर फ्रांस का यहाँ कॉन्सुल जनरल नेपोलियन बोनापार्टे कभी भी ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध लड़े तो इंडिया में फ्रांसीसियों के अगेंस्ट इजीली खड़ा हुआ जा सके। प्रिंसली स्टेट ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में अगर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होंगे तो। आपकी आर्मी क्यों डिसबैंड करवाई मैंने? ताकि किसी टाइम पर जाके ऐसा ना हो कि आप मेरे अगेंस्ट खड़े होना चाहें। आप एक तरह से यहाँ ट्रैप में फंस जाएंगे, क्योंकि अगर आपने कभी मेरे अगेंस्ट खड़े होने की सोची तो आपके किंगडम में जो सेना है वो मेरी है, मुझे 1 ही मिनट लगेगा उन्हें ये कहने पर कि इस राजा के ऊपर अटैक कर दो। आपकी खुद की ट्रेडिशनल सेना तो आपने बहुत पहले डिसबैंड कर दी। अगली बात, मैंने कहा कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट आपके दरबार में बैठेगा। उसका काम ये होगा कि आपके दरबार में जो भी डिबेट डिस्कशंस हो रहे हैं उनको ध्यान से सुनना और ये इंश्योर करना कि कोई भी चीज़ यहाँ पर डिस्कशंस के दौरान ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में ना हो। लास्ट चीज़ जो मैंने यहाँ पर बोली वो ये थी कि आपके फॉरेन अफेयर्स हम संभालेंगे। मतलब किस दूसरे किंगडम के साथ आप दोस्ती करोगे, दुश्मनी करोगे, युद्ध लड़ोगे, पीस अलायंस बनाओगे, वो सारा काम हम संभालेंगे। जस्ट इमेजिन, सब्सिडरी अलायंस बाहर से कितना अच्छा दिखता है कि आपके पास एक एडवांस्ड आर्मी होगी, लेकिन ये एक पूरा ट्रैप था। इस ट्रैप में बहुत सारे स्टेट्स फंसे। जितने भी स्टेट्स इस ट्रैप में फंसे वो सभी स्टेट्स जो हैं वो अपनी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही खो देंगे। दिस इज सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। ये वो स्टेट्स हैं जो कि यहाँ सब्सिडरी अलायंस में आए हैं। आप यहाँ पर अवध को सब्सिडरी अलायंस में आते हुए देखेंगे अपने आप, बिना किसी युद्ध के। हैदराबाद के निज़ाम्स भी सब्सिडरी अलायंस में अपने आप आ गए थे। मैसूर जो था वो खुद से नहीं आया था, अपनी वॉलंटरी डिसीजन से नहीं आया था। मैसूर ने 4 युद्ध लड़े। चौथे युद्ध में जब मैसूर हारा तब ज़बरदस्ती मैसूर पर रूल करने वाली जो वादियार डायनेस्टी थी उसके साथ ये अलायंस
ये अलायंस, ये ट्रिटी साइन की गई। तांजौर जो है वो खुद आया। पेशवास के साथ भी चीज़ें ज़बरदस्ती यहाँ पर हुई है। भोसले जो हैं, भोसले हो, सिंधिया हो, इन्होंने भी यहाँ पर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद सब्सिडरी अलायंस में आना पड़ा इन्हें भी। बहुत से राजपूत स्टेट्स भी थे, जैसे कि जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर के भी रूलर्स जो जाट थे वो भी सब्सिडरी अलायंस में आए। लास्ट मराठास, होलकर्स जो हैं वो भी आपको सब्सिडरी अलायंस में आते हुए देखने को मिलेंगे आफ्टर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो कुछ स्टेट्स जो थे उन्हें हरा के सब्सिडरी अलायंस में लिया गया है, और कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने बिना युद्ध लड़े ही अपने आप को सब्सिडरी अलायंस में जगह दे दी। दिस इज सब्सिडरी अलायंस बाय वेलेस्ले। इसके बाद नेक्स्ट जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है डलहौसी, जो कि लेकर आएगा नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत हम यहाँ कह सकते हैं। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसकी मदद से ज़्यादा रजवाड़े जो हैं उन्हें अपने कंट्रोल में लिया गया, जैसे कि सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बागत, उदयपुर, नागपुर, झांसी। पर ये है क्या? ये जो डॉक्ट्राइन है वो साफ तौर पर ये कहता है कि अगर एक राजा है और उस राजा के पास अपना बायोलॉजिकल सन नहीं है, खुद का पुत्र, खुद का बेटा, खुद का सन, खुद का खून, नेचुरल हायर नहीं है, ओन ब्लड नहीं है, और उस राजा की डेथ हो जाती है, तो वो जो स्टेट होगा वो स्टेट सीधे तौर पे ब्रिटिश कंट्रोल में चला जाएगा। उस समय में ये चीज़ काफ़ी कॉमन होती थी। कई ऐसे राजा थे जिनके पास, कई ऐसे स्टेट्स थे जिनके पास नेचुरल हायर नहीं थे, उन्होंने यहाँ पर सन अडॉप्ट किए हुए थे। तो अगर किसी स्टेट के पास नेचुरल हायर नहीं है, अडॉप्टेड सन है, तो अडॉप्टेड सन को सत्ता नहीं मिलेगी, उसको पावर पास ऑन नहीं की जाएगी, बल्कि यहाँ पर वो पूरा का पूरा स्टेट ब्रिटिश कंट्रोल में चला जाएगा। ये है लैप्स का सिद्धांत। इसी की मदद से ब्रिटिशर्स जो है वो ज़्यादातर स्टेट्स के ऊपर पैरामाउंट पावर इस्टेब्लिश करेंगे। बल्कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था ये यहाँ पर कारण बनेगा, वन ऑफ द कॉज बनेगा 1857 के रिवोल्ट का भी। ये सभी स्टेट्स एक एक करके इसके अंडर गए। जैसे झांसी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो एक बेटे को अडॉप्ट करती हैं, लेकिन ये अडॉप्टेड सन का जो पावर पास ऑन वाली चीज़ थी ये ब्रिटिशर्स को मंजूर नहीं थी, और वो उस पर लैप्स का सिद्धांत लगाते हैं, और रानी लक्ष्मीबाई इसी की वजह से रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और स्टेट के बारे में जानना ज़रूरी है, और वो है अवध। अवध एक ऐसा स्टेट था जिसके ऊपर वाजिद अली शाह रूल कर रहे थे, ठीक है। और वाजिद अली शाह जो हैं उनके पास नेचुरल हायर भी था, उनके पास अपना खुद का बायोलॉजिकल सन भी था जिसका नाम बिरजिश कद्र था। अब ऐसे स्टेट्स जिनके ऊपर डॉक्टर ऑफ लैप्स नहीं लग सकता, उनके ऊपर अलग तरीके अपनाए गए। तो अवध के राजा वाजिद अली शाह पर आरोप लगाया गया कि ये यहाँ पे अवध को अच्छे से नहीं चला रहे हैं, मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, और वाजिद अली शाह को सत्ता से हटा के अवध को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया। मतलब हमें इन पॉलिसीज से एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ आती है कि सेम पॉलिसी अपनाई नहीं गई है, यूनिफॉर्म नहीं रही है ब्रिटिशर की पॉलिसी, वो बदलती रही हैं, और उन सबका सिर्फ एक मकसद था ब्रिटिश इंटरेस्ट और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज जो है उनको कैप्चर करना। अब आप सोचेंगे क्या इसके बाद कुछ नहीं हुआ? क्या 1857 जो है उसके रिवोल्ट के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एनेक्सेशन नहीं किया? अगर मैं वर्बली बोलूँ, ऑन पेपर बोलूँ, नहीं किया। इस बात को भी आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है।
जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो 1857 के रिवोल्ट के बाद एक मेजर जो चेंज यहाँ पर आया था वो ये था कि आपका जो कंपनी रूल है वो हो जाएगा खत्म। और 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा और क्राउन रूल आएगा, मतलब ब्रिटेन की रानी अब सीधा यहाँ पर रूल करेगी, कंपनी की मदद से नहीं। लेकिन क्राउन रूल आने से पहले ब्रिटेन की जो रानी थी उसने यहाँ पर भारत की जनता से बात करनी चाहिए और यहाँ जो भारत के वाइसरॉय थे कैनिंग, उनके हाथों एक लेटर भेजा। उस लेटर को इंडिया में यहाँ पे एक दरबार में पढ़ा गया, इलाहाबाद दरबार जो है दरबार में पढ़ा गया। उस लेटर को हम क्वींस प्रोक्लेमेशन कहते हैं। प्रोक्लेमेशन, क्वीन यहाँ पे अपना रूल लाने से पहले भारत की जनता से कुछ बात करना चाहती है और वो यहाँ पर क्या कह रही है? क्वीन कहती है कि अब मेरी भारत में फर्दर किसी तरह के एनेक्सेशन की कोई इच्छा नहीं है, मैं अब भारत में और ज़्यादा फैलाव नहीं करूँगी और भारत के जितने भी राजा हैं, महाराजा हैं, रजवाड़े हैं, उन सभी की डिग्निटी, ऑनर की रिस्पेक्ट करूँगी। ऐसा रानी ने 1858 में बोला। तो अगर मैं ऑन पेपर कहूँ ना तो यस, 1857 के रिवोल्ट के बाद कोई एनेक्सेशन नहीं हुआ, लेकिन ये जो वादे क्वीन ने किए हैं ये थे झूठे, क्योंकि इनडायरेक्टली इन अ वेरी स्लो पेस ब्रिटेन की जो रानी है उसने यहाँ पर पैरामाउंट पावर एस्टैब्लिश की है और वो कोई युद्ध लड़के नहीं बल्कि वेग स्टेटमेंट्स के थ्रू। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो बात है 1878 की, लिट्टन के समय की। लिट्टन जब भारत का वाइसरॉय था उस समय में दरबार लगाया गया था, दिल्ली दरबार, और इस दिल्ली दरबार में ब्रिटेन की जो रानी थी उसको यहाँ पर टाइटल दिया गया था। ध्यान से सुनना आप, हिंदी में केसरे हिंद, लेकिन अंग्रेजी में सुनना आप, कितने अच्छे से इन्होंने वर्ड प्ले किया है, किस तरह से वेग स्टेटमेंट्स की मदद से बिना युद्ध लड़े इन अ वेरी स्लो पेस इन्होंने भारत के जो स्टेट्स थे उनके ऊपर पैरामाउंट पावर एस्टैब्लिश कर ली। उसका मैं एक छोटा सा नमूना ही दे रही हूँ आपको। केसरे हिंद, दिल्ली दरबार में ब्रिटेन की रानी को टाइटल दिया गया। अंग्रेजी में बोले तो एम्प्रेस ऑफ इंडिया, यहां तक रुकी नहीं वो, इंडिया, ऑल इंडिया। आप इसका भार समझिए, आप इसका वेटेज समझो। वो ये नहीं कह रही कि मैं सिर्फ ब्रिटिश इंडिया की एम्प्रेस हूं, मैं ऑल इंडिया, मतलब जिसमें प्रिंसली स्टेट्स भी आते हैं, मैं उनके ऊपर भी हूं, उनकी भी एम्प्रेस हूं, उनके भी ऊपर हूं। तो बिना युद्ध लड़े इस तरह के बीच बीच में टाइटल्स अडॉप्ट कर करके यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन सभी के ऊपर पैरामाउंट पावर ब्रिटेन की रानी ने एस्टैब्लिश कर ली। ये थी ब्रिटिशर्स की एनेक्सेशन पॉलिसी, जहां युद्ध भी लड़े गए और कभी कभी इस तरह के वेग अनक्लियर टाइटल्स, और इस ऑल इंडिया वर्ड को समझाने की जरूरत भी नहीं समझी रानी ने। इट्स समथिंग लाइक धीरे से चीज़ों को खिसका देना। तो धीरे से उसने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि मैं प्रिंसली स्टेट्स की भी रानी हूँ भाई, उनके ऊपर भी मैं पैरामाउंट पावर एस्टैब्लिश करती हूँ। तो ये थी आज के हमारे सेशन की कहानी जो होती है समाप्त। हमने यहाँ पर एनेक्सेशन पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स की हैं उनको कवर किया। अब आप इस सवाल को देखो, रीड करो, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, ठीक है। आप सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी, यहाँ पर 11th ऑफ अप्रैल को एक बहुत ही अमेजिंग टेस्ट हो रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है।
8 लाख तक के रिवॉर्ड्स हैं जो कि आप यहाँ पर पा सकते हैं। इस टेस्ट को यहाँ पर ज़रूर एनरोल करें। इससे जुड़ी हुई डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चैट बॉक्स में भी मिल जाएगी। आप यहाँ पर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्राइस के अंडर, और अगर आपको ये अवेल करना है तो आप यहाँ पर रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं ARTI1702। मैं भी मिलूंगी आपको क्लासेस में ऑब्वियसली। एंड दीज आर सम ऑफ द बैचेस जो कि यहाँ पर लाइव जा रहे हैं 27 और 28 को टारगेट करते हुए, 29 को भी टारगेट करते हुए, एंड आप इन्हें भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर टेकिंग सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली। इसी के साथ साथ ऑप्शनल कार्निवल यहाँ पर 15 जून से ये सारे के सारे ऑप्शनल्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। आप ऑप्शनल के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी को। इसके साथ यहाँ पर अनअकैडमी ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो है वो भी हो रहा है 5 अप्रैल को। आप इसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। एंड ये 2 टाइम पर होगा, सुबह 11 बजे भी और शाम 5 बजे भी। मतलब ये बिल्कुल उसी स्टाइल में होता है जिस तरह से आपका यूपीएससी का पेपर होता है। 11 बजे नहीं, माफ़ कीजिए, यूपीएससी का पेपर जैसे आप पहला जीएस का फिर सीसैट का देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मॉक टेस्ट यहाँ पर होगा। इसी के साथ 2 साल के करंट अफेयर्स का पूरा कंप्लीट कंपाइलेशन सब्जेक्ट वाइज PT 730 के रूप में यहाँ पर अवेलेबल है। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। आप इसको स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके आप यहाँ पर इस पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर एवरीवन।